हेलो फ्रेंड्स, O2IS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं लोकेश ढाका आपका स्वागत करता हूं। हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी है और हमने हरियाणा की राज्य व्यवस्था को काफ़ी हद तक समझ लिया है। अभी कुछ चीज़ें हमारी हमारी बची हुई हैं, उसको आज कंप्लीट करेंगे। तो हरियाणा की राज्य व्यवस्था में आज हम आगे बढ़ेंगे। इस लेक्चर से जुड़ी हुई जो भी PDF है वो आपको O2IS एकेडमी की ऐप पर मिल जाएगी। यदि आप अपनी तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आप उसी ऐप से कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो HCS प्रीलिम्स की हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है और HCS प्रीलिम्स के एग्जाम में आप और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी ऑफ हरियाणा का कुछ हिस्सा और साथ ही हम बात करेंगे महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा में वर्तमान में 6th स्टेट फाइनेंस कमीशन चल रहा है। तो छठा हरियाणा का स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उसके जो अध्यक्ष हैं वो पी राघवेंद्र राव जी हैं। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली हरियाणा में वर्तमान में कौन सा फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग चल रहा है। जो राज्य वित्त आयोग होता है उसकी जो स्थापना देखो, जो हमारे देश के संविधान का भाग नंबर 9 है जिसमें पंचायती राज लिखा हुआ है, पंचायती राज के लिए आर्टिकल 243 दिया गया है संविधान में। तो 243 आर्टिकल्स के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, उसमें से एक सब पार्ट है जिसका नाम है 243I, जो मतलब ग्राम पंचायतों के लिए जो पैसा है उसको अरेंज करने के लिए फाइनेंस कमीशन के गठन की बात करता है। तो 1993 में ये संविधान संशोधन भारत में लागू हुआ था, तो उसी के हिसाब से ये चीजें कहीं ना कहीं भारत में अलग अलग राज्यों द्वारा अपनाई गई। तो 243 जो आर्टिकल आई है उसमें बताया गया कि गांव की जो पंचायतें हैं उनको जो पैसा मिलता है उसके लिए एक वित्त आयोग होगा और वो उनके पैसे की जो भी अपनी रिकमेंडेशन है उनकी देगा। साथ ही आर्टिकल 243Y कहता है कि म्यूनिसिपैलिटीज जो होंगी उनके लिए जो पैसा होगा उसके लिए जो बातें आर्टिकल 243 में कही गई है, आई में कही गई है, वही बात इस पे अप्लाई होगी। तो आर्टिकल 243I और वाई में स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन की बात कही गई है। तो हरियाणा राज्य का जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना 31 मई 1994 में हुई थी। हरियाणा के पहले राज्य वित्त आयुक्त जो थे वो राजेंद्र सिंह बिस्ला थे। वर्तमान में हरियाणा के छठे वित्त आयोग का गठन किया गया है जो 2021 से 2026 तक काम करेगा और इनके जो अध्यक्ष हैं वो पी राघवेंद्र राव को नियुक्त किया गया है। बेसिकली हमने इससे पहली स्लाइड में जो फोटो देखा था वो आपको पता चल गया होगा कि वो कैसे दिखते हैं। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगली बात करें तो हरियाणा का जो इलेक्शन कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ये चीजें हरियाणा की पॉलिटी से रिलेटेड है। हरियाणा में कौन से इंपॉर्टेंट पद हैं उन सब में एक पद है हरियाणा में स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो निर्वाचन सदन जो हरियाणा है उस स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या क्या बताया गया। तो भारत के संविधान में वही जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, नगर पालिका, उनके इलेक्शन करवाने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। तो आर्टिकल 243K और 243ZA नाम के दो आर्टिकल हैं जो ये बताते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना कैसे होती है। और हरियाणा के जो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी पहली बार, वो 18 नवंबर 1993 को की गई थी। हरियाणा के पहले जो चुनाव आयुक्त थे वो JK दुग्गल थे। अप्रैल 2021 में हरियाणा के नए मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह को नियुक्त किया गया है। ये इनका फोटो है। इन्होंने दिलीप सिंह का स्थान लिया, मतलब इनसे पहले दिलीप सिंह जो थे वे हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ये कई बार क्या होता है एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि अभी हाल ही में धनपत सिंह को हरियाणा के राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, ये बताओ उनसे पहले हरियाणा में चुनाव आयुक्त के पद पे कौन थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपसे कई बार कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछ ले जाते हैं। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो आलोक वर्मा है और इनसे पहले रणजीत कुमार पचनंदा जो थे वो हरियाणा में पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के पद पे काम कर रहे थे। तो हरियाणा जो लोक सेवा आयोग है इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड नाम के एक सुधार हुए थे 1919 ईस्वी में। उन्होंने ये कहा था कि भाई भारतीयों में जो उच्च सेवाएं हैं, जो सिविल सर्विसेज हैं, उनको भारतीयकरण किया जाना चाहिए, उनका सभी के सभी भारतीय उनको कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सके, इस तरीके की बातें चल रही थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये प्रावधान किया गया कि भाई इसको भारतीयकरण की तरफ बढ़ाया जाए। और लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक मतलब एक हायर एक कमीशन की स्थापना की गई जिसका काम
ये था कि भाई भारत की जो सिविल सेवाएं हैं उनके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे। तो 1924 की अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हर भारतीय सिविल सेवाओं की जो मतलब जो भी नियुक्ति वगैरह है, उनके जो भी पेपर और एग्जामिनेशन हैं, उन सब के लिए एक आयोग होना चाहिए जिसको भारत के लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो उनकी सिफारिश उन्होंने की थी। भारत के लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को, जो भारत में फिलहाल यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, सर रोस बारकर की अध्यक्षता में की गई थी। तो ये यूपीएससी की स्थापना है। पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें तो प्रांतीय स्तर पर, अब क्योंकि जो यूपीएससी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे काम करती है, लेकिन स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के काम जो होते हैं वहां पर जो सिविल सेवाओं की जो भी भर्ती है, जैसे हरियाणा सिविल सर्विस है, तो उनके यहाँ पे पहला आयोग जो था वो मद्रास सिविल सेवाओं के लिए मद्रास सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना 1930 में मद्रास विधायिका के 1929 के अधिनियम के तहत की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रत्येक प्रांत के लिए कह दिया गया कि भाई एक लोक सेवा आयोग होगा। इसके बाद 1935 के अधिनियम के तहत हरियाणा राज्य पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में आया। तो हरियाणा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन ये 1935 के अधिनियम के तहत ही, बाद में 1966 में जब पंजाब से रीऑर्गेनाइज किया गया पंजाब को, तो उसी रीऑर्गेनाइजेशन में ही हरियाणा के लिए भी एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की बात आई 1 नवंबर 1966 से, जब हरियाणा लोक सेवा आयोग भी अस्तित्व में आया। और हरियाणा लोक सेवा आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे वो दरबारी लाल गुप्ता थे। तो इस टाइप की जो पॉइंट्स है वो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो वो किस एक्ट के तहत बनाया गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। हरियाणा में ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो जिसके जो हेड हैं वो जस्टिस सतीश कुमार मित्तल हैं, जो इसके हेड के पद पे काम कर रहे हैं। वर्ष 1993 में संसद द्वारा क्या किया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, जिसके तहत मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात की गई थी। और यह भी प्रावधान किया गया था कि राज्यों के अपने खुद के अपने मानवाधिकार होंगे। तो 1993 में जो संसद द्वारा जो अधिनियम पारित किया गया उसमें हर राज्य के लिए बात कही गई कि जो हमारे जो मानवाधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए एक कमीशन होगा, एक आयोग होगा जो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में काम करेगा। तो मानवाधिकारों के लिए बात यहाँ पे बढ़ी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने विभिन्न स्तरों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन से निपटने के लिए अपना राज्य आयोग भी स्थापित किया। तो हरियाणा जो मानवाधिकार आयोग है, देखो 1993 में ये बात कही गई थी, लेकिन हरियाणा का जो मानवाधिकार आयोग है वो सितंबर 2012 में अस्तित्व में आया। और माननीय श्री जस्टिस विजेंद्र जैन, जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, उसके उनका अध्यक्ष उसको नियुक्त किया गया। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो सतीश कुमार मित्तल हैं। तो ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा जो मानवाधिकार आयोग है उसकी स्थापना कब हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इसके बाद राज्य महिला आयोग की बात करें तो वर्तमान में राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो प्रीति भारद्वाज दलाल हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको राज्य महिला आयोग के लिए पता होनी चाहिए। हरियाणा में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लोकायुक्त, जैसे लोकपाल जो बिल आया था बाद में उसको एक्ट बनाया गया, तो उसके तहत ये था कि भाई हर राज्य का अपना एक लोकायुक्त होगा और केंद्र सरकार के स्तर पे एक लोकपाल होगा। तो हरियाणा में लोकायुक्त अधिनियम 2002 का एक अधिनियम है। भारत सरकार के लेवल पे ये 2013 में आया है, लेकिन हरियाणा ने अपना लोकायुक्त 2002 में ही अधिनियम के तहत पास कर दिया था। 27 जनवरी 2003 को हरियाणा राज्य में ये लागू हुआ। न्यायमूर्ति श्री प्रीतम पाल 18 जनवरी 2011 को, अब देखो यहाँ पे जो एक्ट है वो 2003 में भारत में, मतलब सॉरी हरियाणा में यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फोर्स किया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे प्रीतम पाल को जनवरी 2011 में इन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो हरियाणा के पहले लोकायुक्त इनको बनाया गया। स्वीडन देश की तर्ज पर भारत में जो लोकपाल की जो स्वीडन है वहां पे इसको ओम्बड्समैन के नाम से जाना जाता है। तो भारत में इसका नाम रखा गया था लोकपाल। और राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर लोकपाल और लोकायुक्त का गठन भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए किया गया। वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त नवल किशोर अग्रवाल हैं, ये इनका फोटो है। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा के अंदर पहले ही लोकायुक्त का जो एक्ट है वो बनाया गया। हालांकि इसकी जो नियुक्ति बाद में की कि भारत में भी ऐसा ही हुआ कि भारत में 2013 में एक्ट बनाया गया और लगभग 2020 में आके उसकी नियुक्ति की गई। तो ये अपने आप में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एक्ट वगैरह ये इसके कब ये इनफोर्स किए जा रहे हैं, तो इनके बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं। अभी हम बात करते हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के बारे में। तो ये महेंद्रगढ़ का मैप है और ये महेंद्रगढ़ का एक बड़ा मैप है। ये महेंद्रगढ़ का तहसीलों का मैप है। अब बात करते हैं कि जो महेंद्रगढ़ है वो कानोड़ या ब्राह्मणों द्वारा
बाद में मतलब इसको कहीं ना कहीं स्थापित किया जाता था। जो कानोड़ के ब्राह्मण थे उनकी वजह से इसको पहले कानोड़ के नाम से भी जाना जाता था। पटियाला के राजा महेंद्र द्वारा स्थापित करने के कारण इसका नाम महेंद्रगढ़ भी पड़ा। इसे आधुनिक तौर पर अनंगपाल तोमर ने बसाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि आधुनिक तौर पर किसके द्वारा इसको बसाया गया। इसके बाद हरियाणा में महेंद्रगढ़ में सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं, इसीलिए इसको महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ जो जिले है उसका मुख्यालय नारनौल में है। ये अकेला ऐसा कहीं ना कहीं जिला पूरे हरियाणा में जिसका मुख्यालय उसके जो जिले का नाम है उस जिले के नाम से अलग शहर में पड़ता है। इसके बाद नारनौल को बावड़ियों का शहर कहते हैं। बीरबल जो था उसको भी उसका रिलेशन भी कहीं ना कहीं नारनौल से होता है और इसको शेरों का सिंगों का शहर भी कहा जाता है। हरियाणा सरकार महेंद्रगढ़ का नाम बदलकर नारनौल करने पर भी विचार कर रही है कि हो सकता है कि महेंद्रगढ़ का नाम बदल के आके नारनौल कर दिया जाए। एरो स्पोर्ट्स के लिए राजीव गांधी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय केंद्र एक स्थापित किया था। एरो स्पोर्ट्स मतलब जो हवा में जो कई सारे खेल खेले जाते हैं, जैसे ऊपर से बंजी जंपिंग है, स्काई डाइविंग है, तो अलग अलग टाइप के जो खेल हैं वो 2010 में नारनौल हवाई अड्डे पर राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके लिए 51 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया। केंद्र की स्थापना एरो क्लब ऑफ इंडिया नागरिक उड्डयन विभाग और हरियाणा द्वारा की गई। यह पैरा जंपिंग, पैरा सेलिंग, हॉट एयर बैलूनिंग, ग्लाइडिंग, पावर फ्लाइंग, स्काई डाइविंग, एरो मॉडलिंग सही कई टाइप के जो खेल हैं यहाँ पे उनके प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। और ये भारत का पहला आधुनिक अत्याधुनिक मतलब एरोस्पेस सेंटर है जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। सूक्ष्म प्रकाश उड़ान राज्य के युवाओं को विमानन से परिचित कराने और सामान्य आबादी के हवाई खेलों का अनुभव करने का एक सस्ता अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरो स्पोर्ट्स के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय केंद्र। तो ये उसके कुछ फोटोज दिखाए गए हैं जो अलग अलग तरीके से किसी ना किसी तरीके के जो हवाई खेल हैं वो कैसे खेले जाते हैं। यहाँ पर आप महेंद्रगढ़ में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इब्राहिम खां सूरी का मकबरा भी आपको मिलेगा नारनौल में। शाहकुली खां का मकबरा भी नारनौल शहर में स्थित है। जल महल नारनौल में स्थित है और जो जल महल है इसकी स्थापना इसे राजा अकबर के समय नवाब शाह कुली खां ने बनवाया था। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो जल महल है वो कहाँ स्थित है और बेसिकली उसको किसने बनवाया था, इसीलिए इसको खान सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कानोड़ का एक किला है। कानोड़ ब्राह्मणों की वजह से इसको कानोड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो कुछ किले यहाँ पर स्थित हैं, बहुत सारे मकबरे वगैरह बने हुए हैं। और ये डोसी की पहाड़ी है महेंद्रगढ़ में। यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट एक ऋषि होते थे, चौवन ऋषि, आपने नाम सुना होगा। जो चौवन ऋषि थे बेसिकली वो तपस्या कर रहे थे, तो ऐसे एक राजा की लड़की आई, वो ऐसे ही उसने जैसे मतलब कोई भंवरा था तो वो उसको मार रही थी। तो उसको नहीं पता था कि भाई जैसे मतलब वो जो ऋषि थे वो तपस्या करते करते इतने साल हो गए थे उनके ऊपर के मतलब जो ऋषि थे वो पूरे पूरे मिट्टी से ढके हुए थे। तो उसने जैसे ही वो मतलब आंखों के जो छेद थे वो खुले हुए थे, तो वो भंवरा उन आंखों के छेद में घुस गया। तो उस लड़की ने भी उसको ऐसे ही मतलब उस भंवरे को मारने के चक्कर में उस ऋषि की आंख में वो मतलब जो लकड़ी थी वो मार दी थी। तो इससे क्या हुआ कि जैसे मतलब वो अंधे हो गए। बाद में फिर उन्होंने मतलब पहले राजा ने बहुत कोशिश की, फिर उस लड़की ने खुद कहा, फिर उन्होंने तपस्या वगैरह की। उसके बाद मतलब भगवान ने उनको वही वरदान दिया कि ठीक आप ठीक हो जाओगे। इस टाइप की एक कहानी सी है यहाँ से रिलेटेड। तो फिर चौवन ऋषि जो है उनकी आंखें फिर ठीक हो जाती हैं। उसके बाद चौवन ऋषि जो हैं वो एक ऐसी दवाई बनाते हैं जो कहते हैं बहुत सारी दवाइयों के बहुत सारी बीमारियों के लिए काम आएगी। तो उसको हम जो खाते हैं जब सर्दियां होती है तो च्यवनप्राश जो होता है वो च्यवनप्राश का संबंध चौवन ऋषि से है। और उन्होंने इस डोसी की पहाड़ियों पे ही बेसिकली यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। तो बेसिकली ये डोसी की पहाड़ियाँ किस ऋषि से संबंधित है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ जाता है। और साथ में जो डोसी की पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ का मतलब सबसे ऊंची जगह है जो महेंद्रगढ़ में पड़ती है। इसके बाद बीरबल का छत्ता है, एक बहुत ही फेमस एक मतलब बिल्डिंग है जिसको छत्ता राय मुकुंद दास के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है एक बिल्डिंग है। ऐसा माना जाता है कि इस इमारत को जयपुर महेंद्रगढ़ दिल्ली और डोसी की ओर जाने वाले 4 भूमिगत सुरंगें भी यहाँ से बनाई गई है। और इसमें कहा गया कि अकबर और बीरबल ने इस शहर का दौरा किया था, यही कारण है कि छत्ता राय मुकुंद दास को बीरबल का छत्ता के नाम से भी जाना जाता है। छत्ता से थोड़ी दूर पर
मुकुंदास इमारत में एक एपिग्राफ है जिसमें कहा गया कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान नवाब आसिफ खान ने एक नौकर रायन मुकुंदास ने मेहता पूर्णमल हरिदास की देखरेख में बुलंद इमारत का निर्माण किया था। तो ये एक बीरबल का छत्ता, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन आता है कि बीरबल का छत्ता आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो ये बिल्डिंग है और ये इसका बेसिकली नाम रखा हुआ है। एक है चोर गुंबद। बेसिकली यहाँ पे क्या था, जैसे राहगीरों बनाया तो गया था यहाँ पे, जैसे मतलब कोई बिल्डिंग बनाई गई थी, मकबरा बनवाया गया था, लेकिन यहाँ पे बाद में चोरों ने, जो राह चलते आदमी थे बहुत सारे, उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया। तो बहुत सारे ऐसा कहते हैं भी यहाँ पे चोर रहने लगे थे, इसीलिए इसको चोर गुंबद के नाम से भी जाना जाता है। चोरों और राहगीरों द्वारा ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बाद जो संभवतः लोकप्रिय वर्तमान नाम चोर गुंबद के नाम से जाना जाता है। इसमें एक अफगान जमाल खान ने अपने मकबरे के रूप में बनवाया था। तो ये पहले कभी मकबरा होता था। एक कम गुंबद और मेहराब से पता चलता है कि इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था। वर्तमान में मकबरे के अंदर कोई कब्र नहीं है। तो ये चोर गुंबद का फोटो है नारनौल महेंद्रगढ़ में, और ये इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस टाइप की चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मिर्जा अलीजान तखत एंड बावड़ी नारनौल महेंद्रगढ़। ये जो तखत है इसके नाम से तखत रखा, और ये बावड़ी है मतलब जो मतलब नहाने और पानी वगैरह के सोर्स के रूप में यूज की जाती है। तो बावड़ी भी यहाँ पे बनी हुई है। पीर तुर्कमान की टॉम है यहाँ पे, और नारनौल महेंद्रगढ़ में ये पीर तुर्कमान की का मकबरा यहाँ पे स्थित है। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।